शेयर कैपिटल। ले बेटा, जरा पुरानी बचपन की बात दोबारा याद कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी उसको पढ़ते हैं। याद करें, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते वक्त ही ये सोचते थे इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए। और फिर जब वो सोच लेते थे कि मान लो कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपया चाहिए, ये तो उन्होंने सोच लिया। फिर जब ये सोच सोच के वो सारा, फिर मेरे बच्चे वो नाम सोचते थे, नाम की अवेलेबिलिटी कंफर्म करके फिर क्या तैयार करने का शुरू करते थे, डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। जब मेमोरेंडम तैयार करते थे तो मेरे बच्चों को याद होगा, मेमोरेंडम लिखते 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 उसकी क्लॉजेस, एक ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज आ गई थी मेरे बच्चों। जब ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज आई थी तो उस कैपिटल में ये जो सोचा इन्होंने पूरी जिंदगी में, इस कंपनी को पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपया चाहिए, इसको क्या करते थे फिर हम, इसको कुछ किसी अमाउंट के हिस्सों में डिवाइड कर दिया करते थे, ऐसे मेरे बच्चों। जैसे हमने क्या किया, इसको 10-10 रुपए के 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और फिर मेरे बच्चे हमने कहा था कि ये जो हिस्से हैं, ये जो हिस्से किए, एक्चुअली हमने ये कंपनी के हिस्से किए हैं, ये जो कंपनी है इसको हमने 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मेरे बच्चे एक हिस्से की वैल्यू 10 रुपए, जिसकी जितनी औकात उतने के हिस्से खरीद ले, और उस लिहाज से वो उतने के हिस्सों का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। लेकिन इस कंपनी का मालिक अगर कोई अकेला बनना चाहता हो, 10,000 हिस्से खरीदे तो अकेला मालिक होगा। खैर, तो मेरे बच्चे ये हमने क्या किए थे, ये शेयर्स बना दिए थे इस तरह 10-10 रुपए के। ये सारे शेयर्स कितने हैं, ये 10-10 रुपए के शेयर्स हैं। अब अज्यूम कर लो एक मिस्टर सी आया, उसने आगे कहा कि सर मैं इस कंपनी के 2500 शेयर खरीदना चाह रहा हूं। मेरे बच्चे, जब ये 2500 शेयर खरीदेगा तो हमें कितना पे करेगा ये, तो हमें ये 25,000 पे कर देगा। तो मेरे बच्चे, ये जो 25,000 है, इसी तरह थोड़े थोड़े करके लोग शेयर खरीदते रहेंगे और हमारे पास पैसा इकट्ठा होता जाएगा। ये जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए इसके लफ्ज बोल देते हैं शेयर कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो हमने शेयर इशू करके इकट्ठा किया है, इसके लफ्ज क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। अब मेरे बच्चे, जब जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये शेयर हम बेचते जाएंगे, कंपनी के हिस्से बेचते जाएंगे, और लोगों को क्या करते जाएंगे, अपने साथ मालिक भी बनाते जाएंगे और साथ पैसा भी इकट्ठा करते जाएंगे। लेकिन अगली बात, ये जो मिस्टर सी है, इसने जो 2500 शेयर खरीदे हैं, इसके पास क्या निशानी है कि इसने आपकी कंपनी के 2500 शेयर खरीदे हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे मेरे बच्चे। उसी तरह जैसे आप हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदते हो, आपको एक फाइल मिलती है, एक टाइटल डॉक्यूमेंट मिलता है कि भाई आप इसके मालिक हो। इसी तरह मेरे बच्चे, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है किसी की। जब ये कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको बदले में क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के ऊपर जाहिर बात है कंपनी की सील लगी होगी, उसमें कितने शेयर खरीदे हैं उसकी अमाउंट लिखी होगी, और ये कितने नंबर का, मान लो कि ये सर्टिफिकेट नंबर कितना है, जो भी है, ये कितने शेयर होल्डर हो गए हैं, ये भी तो होगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये कितना वो भी लिखा आ रहा होगा। और इसके पास जो शेयर्स हैं 500, वो कहां से लेके कहां तक हैं, वो फोलियो नंबर भी आ रहा होगा। क्या रखोगे मनोज? तीसरा, मान लो कि इस बंदे के पास जो शेयर्स हैं वो हैं 2001 से लेके 2500 तक, ये शेयर इसके पास है, तो इस तरह भी लिखा रहा हूँ, 500 शेयर है इसके पास। तो ये शेयर सर्टिफिकेट। अब मेरे बच्चे, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, अज्यूम कर लो ये ऐसे ही है जैसे किसी सोसाइटी में प्लॉट और उसका डॉक्यूमेंट है। मेरे बच्चे, क्या सोसाइटी का प्लॉट हम किसी को बेच सकते हैं? बिल्कुल। तो ये शेयर्स भी हम किसी को बेच सकते हैं। जब बेचेंगे तो एक्चुअली क्या ट्रांसफर कर रहे होंगे, उसको शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो अगर कल आप शेयर बेचना चाहते हैं तो आप क्या कर दो, उन शेयर्स को आगे ट्रांसफर कर दो। यानी कि आपके पास है क्या है, सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट को क्या कर दो, आगे ट्रांसफर कर दो आप। तो ये शेयर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। जब अज्यूम कर लो एक बंदा है मिस्टर ए, हमने डिस्कस किया था, एक बंदा अगर वो किसी सोसाइटी में एक एक प्लॉट खरीदा उसने किसी सोसाइटी के अंदर, 10 लाख रुपए का, उसने इस प्लॉट के ऊपर 5 लाख पे कर दिया था, और 5 लाख पे करने वाला रहता था, ये पेबल था भी। इसने क्या कर दिया, अपना ये प्लॉट भेज दिया किसी मिस्टर बी को। अब मेरे बच्चे, जब मिस्टर बी को ये फाइल भेज दी इस प्लॉट की, तो अब ये इस प्लॉट का मालिक कौन होगा, मिस्टर बी। लेकिन मेरे बच्चे, क्या सोसाइटी को जो 5 लाख रुपया पे करना है वो मिस्टर ए ने करना है, बी ने करना है? वो भी बी पे करेगा। अगर कल प्लॉट की कीमत बढ़ती है, वो कौन पे करेगा, वो भी, सॉरी, प्लॉट की कीमत बढ़ती है, वो किसका फायदा होगा, वो भी मिस्टर बी का होगा। तो जब कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो उससे जुड़े हुए राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफरी को। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो सेम बातें मेरे बच्चे यहाँ पे होनी है। मैंने थोड़ा सा और भी दे दिया आपको। जो बड़ा नेचर ऑफ शेयर, कहता है शेयर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे आम कंपनियों में मेरे बच्चे, जैसे आम सोसाइटियों में हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ये शेयर्स अगर खरीदें, ये भी प्रॉपर्टी है। और ये मेरे बच्चे, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। कहता है कि शेयर ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, और इसमें भी राइट्स और ऑब्लिगेशन है। यानी कि फायदा भी है, राइट क्या मिलता है, शेयर खरीदते हो, मीटिंग अटेंड करने का, डिविडेंड का, ये सारे राइट मिलते हैं। ऑब्लिगेशन क्या हो सकता है, अगर पार्शली पेड शेयर है, उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन आज के दौर में आपको पता है कि पार्शली पेड शेयर नहीं होते। बेटा, अगली बात, शेयर इज ट्रांसफरेबल, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ट्रांसफर कैसे होगा, एज पर टर्म ऑफ आर्टिकल। एज पर टर्म ऑफ आर्टिकल क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ कंपनी के शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। प्राइवेट कंपनी ने शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी करके ट्रांसफर कर दो, अगर पब्लिक है तो बगैर रिस्ट्रिक्शन के कर दो। और ये जब भी शेयर मिलेंगे मेरे बच्चे, हमेशा
पूरी अमाउंट पे करोगे तो मिलोगे, पार्शली पेड शेयर आज के दौर में नहीं होते। उसके बाद एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शेयर भी वही बात, अगर एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर है तो 1 से लेके 1 करोड़ तक हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर है, याद रखोगे। जैसे आपके 21 पेपर है तो हर पेपर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर है, PRC 1, PRC 2, PRC 3, ये क्लास 1 थे, ये कोई क्लास ए के शेयर है, क्लास बी कैफ ग्रुप ए है, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, हर एक का एक डिस्टिंक्टिव नंबर है, याद रखोगे मेरे बच्चों, जिससे पहचाना जा सकता है ये कौन सा शेयर है, किस क्लास का है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। कहता है कि उसके बाद जब हम कोई शेयर खरीदेंगे तो बदले में उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक या बुक एंट्री फॉर्म, दोनों एक ही लफ्ज मतलब है। जैसे क्योंकि जितनी लिस्टेड कंपनी होती है इनके शेयर कभी फिजिकल फॉर्म में होते ही नहीं ना सर्टिफिकेट, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। क्योंकि हम शेयर ट्रांसफर के जब कोई कंपनी लिस्ट होती है ना, पढ़ा था, वो अपने सारे शेयर किसको दे देते हैं, CDC को। CDC उनकी फिजिकल फॉर्म खत्म करके सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और कैसे इशू होने वो सारे आर्टिकल्स में लिखे होते हैं शेयर। लो बेटा, अगर एक कंपनी, अज्यूम कर लो ये कंपनी है, ये पैसा इकट्ठा करना चाहती है आम पब्लिक से, ये चाहती है लोग मुझे पैसा दे दें शेयर्स के बदले। तो मेरे बच्चे ये लोगों को ख्वाब नहीं आएगा कि ये कंपनी शेयर बेचना चाह रही है। अगर कोई कंपनी शेयर बेचना चाह रही है, सबसे पहले शेयर क्या करेगी, इशू करेगी, भाई मैं ये शेयर बेचना चाह रही हूँ। फिर लोग क्या करेंगे, उसमें सब्सक्राइब करेंगे। तो यानी कि अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हो, ऑफर करना चाहते हो, तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर लोगों को, फिर उनको ऑफर करती है कि आओ शेयर खरीद लो। फिर लोग मेरे बच्चे क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो इस तरह मेरे बच्चे क्या करते हैं, ये कंपनी एक शेयर इशू करती है। उसके बाद कहता है ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये मेरे बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था। ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का कौन सा कैपिटल होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हमारी कंपनी, उसका ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपया। ये लाख रुपया वो पूरी जिंदगी में इकट्ठा कर सकती है। अभी शुरू में इस कंपनी को अपना सेटअप लगाने के लिए सिर्फ 20,000 चाहिए, और उन्होंने 1 लाख के 10-10 रुपए के 10,000 शेयर बना के हमने रखे हुए मेरे, 10,000 शेयर, ये हमारा अभी ऑथोराइज कैपिटल। उसकी बातें, हमें कंपनी का शुरू में सेटअप लगाने के लिए 20,000 चाहिए। मुझे बताओ कितने शेयर भेज दें, 2,000 शेयर भेज दें, और 8,000 अभी भी पड़े होंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 20,000 इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें जरूरत पड़ी, मान लो कि 5,000 50,000 पैसे की फिर जरूरत पड़ी, क्या करेंगे, 5,000 इसमें से इशू कर देंगे। तो अभी भी हमारे पास कितने पड़े होंगे, 3,000 अभी भी पड़े होंगे। उसके बाद फिर हमें 30,000 की जरूरत पड़ गई। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, ये 3,000 शेयर भी इशू कर दिए। तो मेरे बच्चे हमने ये 30,000 इकट्ठा कर लिया। अब मजीद हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, हम मजीद शेयर इशू करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं। वो 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, और वो जो 10,000 शेयर थे वो सारे इशू हो गए। यहां तक की इजाजत थी। हाँ, अगर यहां तक लिमिट पूरी हो जाए तो फिर आप क्या कर लो, ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज कर लो, जो इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज कर लो, यार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर शुरू में ऑथोराइज कैपिटल टका के लिख लेते। मेरे बच्चे इसकी अमाउंट होती है, मैंने बताया था, फीस होती है हर लाख के ऊपर, मान लो 5,000 है अगर, तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन की। लो बेटा, कहता है कि इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। एक और चीज मेरे बच्चे, इशूड और पेड अप कैपिटल, यार हमने डिस्कस किया था। एक कंपनी अज्यूम कर लो, उसने क्या किया, उसने 10-10 रुपए वाले 1,000 शेयर इशू किए हैं। अब मेरे बच्चे अगर 10-10 रुपए के 1,000 शेयर इशू किए हैं तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 10,000। कंपनी ये तो कर रही थी कि मैं 10,000 इकट्ठा होगा। लेकिन मेरे बच्चे पुराने वक्त में लोग क्या करते थे, उधार कर लिया करते थे। इशू किए शेयर 1,000, 10-10 रुपए के, लोगों ने 3,000 का उधार कर लिया, 7,000 मिले, ये पेड हुए, और 3,000 क्या है, वो अभी पेबल है। ये पुराने वक्तों में ऐसे हो जाया करते थे। तो फिर पुराने वक्त में हम लफ्ज बोला करते थे, जो इशूड कैपिटल है, ये इशू किया था हमने 10,000 का, 7 मिला और 3 अभी पेबल है। तो पुराने वक्त में हम कहते थे इशूड कैपिटल है 10,000 का, पेड अप कैपिटल है 7,000 का, और जो पेबल, जो उसको तो गोली मारो, पेबल क्या है, वो 3,000 है। और ये जो पेबल है, ये आखिर में क्या बनते थे पुराने वक्तों में, कंट्रीब्यूटरी बना करते थे, तो पैसा कंट्रीब्यूट करते थे। सारी बात है, अगर कंपनी की जिंदगी में पैसे नहीं दिए तो बाइंडिंग आप पर तो हम लेंगे इनसे, क्योंकि लाइबिलिटी वहां तक ही लिमिटेड है इनकी। अब मेरे बच्चे आज के दौर में मना कर दिया गया कि कोई भी कंपनी उधार पे शेयर नहीं देगी। इसलिए अगर किसी कंपनी ने 10,000 के शेयर इशू किए हैं तो मेरे बच्चे लाजमी तौर पे उसका पेड अप भी कितना होगा, 10,000 का ही होगा। तो आज के दौर में इशूड और पेड अप कैपिटल दोनों क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये मेरा ख्याल है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल।
अब पता लोग क्या करते हैं, लोग जब कोई इश्तिहार देते हैं किसी अखबार के अंदर, उसमें बड़ा सारा करके लिखते हैं, बड़ा सारा करके लिखते हैं कि इस कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो है 1 बिलियन का। अब बड़ा सारा करके इश्तिहार पे लिख दिया 1 बिलियन का हमारा क्या है, ऑथोराइज कैपिटल है। अब लोग कहते हैं कि भाई बड़े पैसे वाली कंपनी है, हम बड़ा पैसा इकट्ठा किया हुआ। जैसे हमारी कंपनी, हमारा मुल्क है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट डेलीगेशन आते हैं, दूसरे मुल्कों का दौरा करते हैं और उनके साथ एमओयू साइन कर लेते हैं। 2 अरब डॉलर का, 10 अरब डॉलर का, इनके साथ एमओयू साइन कर लेते हैं और आगे कहते हैं देखो कितना पैसा लेकर आए हैं। कहते हैं पैसा कितना है, कहते हैं वादा तो लेकर आए हैं, तो पैसा तो ना हुआ। तो सेम रोचे, ये जो ऑथोराइज कैपिटल है ये तो इरादा है कंपनी का, ये जस्ट इरादा है कि हम शायद इतना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं शेयर इशू करके। लेकिन मेरे बच्चे आज इतना पैसा है नहीं इनके पास। इनके पास जो पैसा पड़ा हुआ वो कौन सा था, पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल इन्होंने छोटा सा नीचे करके लिखा हुआ 200 रुपए, 250 कर लो चलो, तो 250 रुपए इनका पेड अप कैपिटल है और 1 अरब का इनका ऑथोराइज कैपिटल है। ये फ्रॉडी लोग इस तरह की काम करते हैं, कहते हैं एक दफा दे दो, कोई नहीं खाया, भर देंगे फीस फूस ऑथोराइज कैपिटल, बाद में बड़ा बड़ा सारा करके लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल इतना है। आम मासूम लोगों को थोड़ी पता होता है कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है। फिर ये खबरदियां इस तरह की भी करते रहते हैं मजीद, बड़ा सारा करके ऑथोराइज कैपिटल लिखा, पेड अप कैपिटल कहीं छुपा छुपू के लिखा, फिर कानून हरकत में आ गया। कहता है जितना वाजे करके ऑथोराइज कैपिटल लिखते हो उतना ही बड़ा करके आपने क्या लिखना है, पेड अप कैपिटल भी लिखना है। तो ये बात मेरे बच्चे, फुली पेड शेयर्स वही बात, आज के दौर में पार्शली पेड शेयर नहीं होते। पार्शली पेड शेयर कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कुछ पैसे दे दिए, कुछ अभी कंपनी को मिलने हैं, तो कंपनी आज डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई कंपनी पार्शली पेड शेयर इशू करती है तो वो डायरेक्टर को मना है तो डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। उसके बाद कहता है कि नॉमिनल वैल्यू, मेरे बच्चे जो शेयर्स की, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, जो ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है, हमने कहा था हमारी कंपनी का 1 लाख रुपया पेड अप कैपिटल वो है ऑथोराइज कैपिटल, उसको 10-10 रुपए के हमने 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था शेयर्स में। ये जो 10 रुपए है ना मेरे बच्चे, जो हमने ऑथोराइज कैपिटल में लिखे, इसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। जो ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज में जो शेयर्स की वैल्यू हमने डिटरमिन की होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। इसके मेरे बच्चे आगे 3 नाम और भी लिख रखे हैं, फेस वैल्यू कह दो, पार वैल्यू कह दो, स्टेटेड वैल्यू कह दो, इसको जो मर्जी कह दो। उसके बाद जो मर्जी, मतलब ये 4, बबलू, पप्पू, हाँ, मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू क्या होती है किसी भी शेयर की, वो वैल्यू जो जिसमें शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं जो मर्जी कह लो, सर ने बोला था, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम, या इनमें से बताएं वो कौन सा नाम है जिससे नॉमिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, 3 तो ये होंगे जिसके नाम है नॉमिनल वैल्यू, चौथा उसने अपनी तरफ से कोई लिखा होगा। बेटा मार्केट वैल्यू भी ऑप्शन होगा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा बात है कि नॉमिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। मार्केट वैल्यू क्या होती है बोला, ये वो वैल्यू होती है, मैं क्या कपूर नाल शीदा भी ऐड कर लो। अरे मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। कहता है कि नॉर्मली हाई होती है लेकिन पक्की भी नहीं हमेशा। एक कंपनी जो बहुत गंदा परफॉर्म कर रही हो, मान लो कि बाकी दुनिया में है, अगर हमारा मुल्क, हर मुल्क के शेयर होते तो हमारे मुल्क के जो, मान लो कि हमारे मुल्क का जैसे 100 रुपया है वो शेयर ही है, मार्केट में मान लो कि खुश हो तो 250-300 रुपया तो $1 मिलता। हमारे हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी गंदी होनी थी मार्केट के अंदर, अभी भी गंदी है, सारी बात है। इतना हमारे से इनका करेंसी भी ज्यादा अफगानियों की भी है। बंगाली तो माशाल्लाह हम तो टके के भी नहीं रहे, वो कहते हैं ना 3-4 टको, मान लो कि अब हमारा जो 1 रुपया, सारी बात है कि उनका, सॉरी उनके 1 टका, हमारे 3-4 रुपए, ये हाल हो गया हमारा। ले बेटा, क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल इंतहाई इंपॉर्टेंट। बच्चे ये जो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है ना, अब जरा दोबारा लिखते हैं, 1 लाख रुपया हमारा कैपिटल था, ऑथोराइज कैपिटल, उसको 10-10 रुपए के हमने 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर लिया था। ये बात बड़ी जबरदस्त है। जब भी कोई लेक्चर पढ़ा रहा था ऑनलाइन, अक्सर ये पुराने वक्तों में जब शुरू शुरू हुआ था ना, उस वक्त ये बात बड़ी आया करती थी, जब कोविड था। और कोविड में फिर ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो उसमें जो फेरी वाले होते हैं और ये वाले हैं, इनकी बातें फिर बड़ी मशहूर हुई थी। खैर, तो बेटा तो 10,000 शेयर्स मेरे बच्चे हमने बना दिए थे। अच्छा, मेमोरेंडम में यहीं पर कहीं पे या आर्टिकल्स के अंदर, मोस्टली आर्टिकल्स में, हम आर्टिकल में जिक्र कर लिया करते हैं, आर्टिकल में लिख लिया करते हैं, ये हमारे आर्टिकल एसोसिएशन, हम इसमें लिख लिया करते हैं वो जो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, यानी कि वो जो शेयर पड़े हुए, चलो इस तरह कर, वो जो हमारे शेयर पड़े हुए 10,000,
फ्यूचर में जाके हम इसकी कई क्लासेस बना सकते हैं। ये बात हमने लिख ली आर्टिकल्स के अंदर, एहतियातन लिख कर रख ली, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आर्टिकल्स के अंदर। हमने ये जिक्र कर दिया कि वो जो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर जो बने बना के रखे हुए हमने 10,000 शेयर बना के रखे हुए, वो 10,000 शेयर्स के हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। अगर ये बात लिखी हुई है आर्टिकल्स के अंदर, तो फिर आप इन 10,000 शेयर्स की क्या कर सकते हो। मान लो कि हमने 3,000 शेयर्स को क्या कह दिया, प्रेफरेंस शेयर्स, 7,000 शेयर्स को क्या कह दिया, ऑर्डिनरी शेयर्स। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी काइंड ऑफ क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने आर्टिकल में इस चीज का जिक्र किया हो फखर साहब फाइनली आखिरी दिनों में जाके मिली गए, चले ले बेटा, तो दोबारा सुन लो। हमने डिस्कस किया कि अगर हमारी कंपनी का जो बच्चे मुझे जो शेयर्स बना के हमने ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज में रखे हुए हैं, हम इन शेयर्स की कई काइंड्स और क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन काइंड्स और क्लासेस बनाने की इजाजत तभी होगी अगर हमने इस चीज का जिक्र किया होगा आर्टिकल्स के अंदर कि हम अपने ऑथोराइज कैपिटल में वो जो शेयर्स लिखे हुए हैं उनकी कई काइंड्स और क्लासेस बना सकते हैं। तो फिर आप बना लो। जैसे मान लो हमने 3,000 प्रेफरेंस शेयर बना दिए और 7,000 हमने क्या कर दिए, हमने ऑर्डिनरी शेयर्स बना दी। अब मेरे बच्चे इन शेयर्स के आगे जो प्रेफरेंस ऑर्डिनरी में ये है काइंड्स, ये क्या है, ये दो काइंड्स हैं, ये दो काइंड्स हैं। काइंड में आगे क्लास होती है मेरे बच्चे, क्लास में काइंड नहीं होती, काइंड में क्लास होती है। हमारी किताब इस चीज की वो तमीज नहीं करती, लेकिन बहर ये याद रखना, पहले काइंड्स होती है, ये प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी, ये दो काइंड्स हैं। इनके अंदर आगे मजीद क्लासेस हो सकती है, क्लास में मजीद क्लास नहीं होती। याद रखोगे, काइंड्स में क्लासेस होती है, क्लास में मजीद क्लास अलाउ नहीं होती। इसको याद रखिएगा मेरे बच्चों। देखिएगा हमारे सिलेबस में दो तरह की काइंड्स है मेरे बच्चों, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगली बात आती है, सर ये प्रेफरेंस शेयर्स हम बनाते क्यों हैं, उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देख रही है मेरे बच्चे, कोई काम की चीज देख लूंगा इसमें। ये मेरे बच्चे, एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फिर तो रॉलिंग हो गया ना। उसमें क्या काइंड्स होंगे, अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी है उसमें कोई शेयर की काइंड्स हो सकती है, शेयर ही को नहीं। कहता कि अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो शैल इशू ओनली फुली पेड शेयर्स which may be of different kinds and classes as provided by its articles and memorandum। सारी बात जो आर्टिकल और मेमोरेंडम में हमने लिखा होगा कि हमारी काइंड्स और क्लासेस हो सकती हैं और फिर बनाई होंगी जो, वो हम इशू कर सकते हैं। और खैर तो बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स। पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो कि प्रेफरेंस शेयर्स की नौबत क्यों आती है, सर सारे ऑर्डिनरी क्यों नहीं। अज्यूम कर लो एक कंपनी, उसको पैसों की जरूरत है और वो कंपनी पैसा इकट्ठा करना चाह रही है। ऑप्शन हमारे पास होता है, या तो उधार ले लो या शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लो। अगर हम उधार लेने जाते हैं तो मेरे बेटे बैंक की शदीद किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है वो ये भी कह दे कि हम आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर भी उठाएंगे, याद है पीछे पड़ गए हैं, किसी क्रेडिटर का नॉमिनी डायरेक्टर भी हो सकते हैं। वो इस तरह कंपनी पे कब्जा करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर। हम सोचते हैं भाई, और फिर इतनी देर में पैसे वापस करने हैं, नहीं तो ये वो 100 तरह के मामला। हम चाहते हैं यार ये इतनी शदीद किस्म की कंडीशन, और शायद हम इस प्रेशर में तो परफॉर्म भी ना कर पाए। हम चाहते हैं कि कोई और तरीके से पैसा इकट्ठा कर लो। कोई और तरीका तो फिर यही रह जाता है मेरे बच्चों कि हम शेयर इशू करके इकट्ठा कर लें। अब कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं, कंपनी अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो मेरे बच्चे इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस में कोई बंदा क्यों इस कंपनी के शेयर खरीदेगा। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर जो डायरेक्टर हैं, अज्यूम कर लो उसके बावजूद कुछ लोगों के पास गए, उन लोगों को जाके कन्विंस किया कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो। वो कहते हैं सर शेयर खरीदेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड तो जाहिर बात है आप दे नहीं सकते क्योंकि पहले लॉस में जा रहे हो, और शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो भी बढ़ने के चांसेस नहीं। तो सर हम क्यों आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे जबकि हमारा ऑलरेडी हमने अच्छी जगहों में इन्वेस्ट किया हुआ। तो यहाँ पे हम उनको कहते हैं कि ठीक हो गया सर, हम आप ऐसा करते हैं, हमारे पास जो शेयर पड़े हुए ना 10,000 शेयर पड़े हुए, 10,000 शेयर हमारे पास पड़े हुए, उसमें से हमने लिखा हुआ आर्टिकल्स के अंदर इसकी काइंड ऑफ क्लासेस बना देते। हम क्या करते हैं, हम आपको 3,000 की एक काइंड बना देते हैं जिसको हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर। सर हम आपको ये शेयर देंगे, इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, एक तो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हम आपको क्या करेंगे, एक फिक्स डिविडेंड आपको पे करेंगे। मान लो कि 10%, 20%, अगर आप लाख रुपया लगाते हो, हम अगर आपके साथ तय कर लेते हैं 10% डिविडेंड देंगे, तो सर हम क्या करेंगे, आपको 10% डिविडेंड देंगे, फिर फिक्स देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉस हो या प्रॉफिट हो। वो कहता है कि अगर लॉस हो तो फिर तो डिविडेंड होता ही नहीं। हमने कहा कि कोई मसला नहीं सर, हम आपका जब लॉस होगा तो पेबल के तौर पे रिकॉर्ड करके जब प्रॉफिट आया करेगा अक्यूमुलेट करके दे दिया करेंगे, क्योंकि डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से होता है। अगर लॉस होगा तो वो कहेगा पागल बना रहे हो मुझे, फिर कैसे डिविडेंड दे दोगे। हमने कहा कि सर कभी तो आएगा ना प्रॉफिट, तो जब भी प्रॉफिट आएगा हम क्या करेंगे उसमें से पे कर देंगे। लेकिन कम से कम जहन्नम से तो बच जाओगे ना सर, बैंक में रखे सूद खा रहे हो हैं, तो आप इधर लगा दो। वो कहता नहीं मैंने इस्लामी बैंक में रखे हुए। वो कहता सर वो भी सूद ही होता है। माजरत के साथ अभी अभी मैंने वो लगा के वीडियो लगा के
उसकी मिफ्ता इस्माइल की, वजीर खजाना रहा आपका सारा कुछ। उसने कहा कि भाई छੱड दो इस्लामी बैंक, सूद नहीं कमा रहे, ये भी सूद ही खा रहे हैं। तो रौला मुक्का ना। तो क्योंकि अगर हम आप लोग बात करते हैं तो फिर कुछ और बात होती है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि पाजी, तो बाकी उसकी बात सुन लेना भाई, मैं क्योंकि कोई वो ज्यादा बेहतर जो लोग जानते हैं। खैर, तो क्या हुआ मेरे बच्चों, इस तरह करके हम क्या करेंगे, इन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं इस तरह की, मेरे बच्चे, खास तरह के शेयर्स ऑफर करके। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये काइंड्स बना लिया करते हैं। तो बेटा, अब दो काइंड्स है हमारे सिलेबस में, प्रेफरेंस और ऑर्डनिंग। अब जरा इनको मेरे बच्चे जरा देखिएगा। और इंस्टा नहीं हो भैया मेरा। अच्छा, इंस्टा पे वो कह रहा होता है, इंस्टा पे भी गई है, मेरा अकाउंट होगा, मुझे नहीं पता इंस्टा का। अब फेसबुक की बात करो, चेक करो इंस्टा जाके, चेक किया है। और ये जो होते हैं ना मादरत के साथ होते हैं ना फजूल से लोग, वो इंस्टा इंस्टा पे जाते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इस तरह के लोग, या तो ट्विटर पे होंगे या आपको फेसबुक पे मिलेंगे। इंस्टा पे होते हैं ये जो, या टिकटॉक होगा, ये टिकटॉक और इंस्टा ये दोनों सेम कैटेगरी है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, ये तकरीबन सेम कैटेगरी है। मैं कह तो रहा हूँ, टिकटॉक का उससे भी ज्यादा है। लेकिन देख तो लो उसमें है कौन। गोली मारो, मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चे, हर बंदे का अपनी एक ओपिनियन होती है। मुझे पता चला कि उसमें बड़ी दुनिया है, और बड़ी दुनिया पता है हर बंदे को, सिर्फ इंस्टा के पता है, जो आम होते हैं, अरे जो कुछ नहीं कर रहे होते उनको इंस्टा का जरूर पता है। इंस्टा से फलाने अदाकार ने फलाने अदाकार को, उसने को इंस्टा से अनफॉलो कर दिया, फलाना कर दिया, इस तरह की वाहियात है। इसका मतलब वो एक इस तरह का अजीब सा एक वो है। गोली मारो फिर। ले बड़ा, नहीं गालब सुलझा हुआ बंदा था, बंदा बन। मुझे अब बस कर क्या है। तुम करते होगे, मैं तो नहीं करता था गाड़ी। ले बड़ा, चले घर, फ्रेश हो गए, बस दोबारा वापस आओ। ऑर्डिनरी प्रेफरेंसेस ले बड़ा, इंतहाई इंपॉर्टेंट। और ये याद रखना कि पेपर के अंदर वो पूछ सकता है, खाली एक ही चीज पूछ सकता है कि वोटिंग राइट की बेस पे ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर में फर्क बता। या मेरे बच्चे वो पूछ सकता है कि डिविडेंड की बेस पे ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर में फर्क बता। हर एक फर्क को मेरे बच्चे अलग-अलग रखिएगा। लाजमी नहीं कि आप सारे के सारे चारों ही आपसे पूछेगा, और कम ना होने के बराबर चांसेस हैं कि चारों फर्क पूछेगा आपसे, डिफ्रेंशिएट करवा लेगा। ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर में फर्क बता दो, आज तक तो नहीं पूछा उसने। हाँ, किस बेस पे किया जा सकता है, वो बेस की 2-3 नंबरों का पूछा जा सकता है। वोटिंग राइट, डिविडेंड, वाइंडिंग अप, और बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस की बेस पे हम कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। ले बेटा, तो देखते जाइएगा। कहता है कि वोटिंग राइट की बेस पे इन दोनों में फर्क क्या है। कहता है जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको वोटिंग राइट नहीं मिलते, लेकिन कहाँ पे, जनरल मीटिंग में। रौला यहाँ पे जनरल मीटिंग का है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिलते हैं, लेकिन उनकी अपनी क्लास मीटिंग के अंदर, फिर उसको क्लास मीटिंग कहते हैं, उसको हम जनरल मीटिंग नहीं कहते। मेन जो मालकों की मीटिंग होती है वो होती है जनरल मीटिंग। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको जनरल मीटिंग में, मालकों वाली मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि इनको मालकों वाला स्टेक ही नहीं होता है। मालिक वो होता है जिसको रिस्क और रिवार्ड जो दोनों बर्दाश्त कर रहा हो। ये तो सिर्फ रिवार्ड ही लेने में, रिस्क तो इनका है नहीं, है, क्योंकि पैसा लगा रखा है, इनको फिक्स इंटरेस्ट मिलना है, और मतलब डिविडेंड मिलना है। और उसके बाद मेरे से जब चाहे पैसे वापस भी ले सकते हैं। तो इनका मालकों की तरह का स्टेक नहीं है, उधार वालों की तरह का स्टेक है, लेकिन है शेयर्स, है शेयर होल्डर। इनको ये नहीं कहेंगे क्रेडिटर्स है। बेटा, एक तो, और दूसरा इनको वोटिंग राइट मिलेंगे। और दूसरा मेरे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसने कहा है कि वही बात, जनरल मीटिंग में इनको नहीं होता, लेकिन अपनी मीटिंग में इनको इजाजत होती है। और ये तो मेरे बच्चे जारी बात है, ये क्या कर सकते हैं, ये इंटाइटल टू वोट होते हैं जनरल मीटिंग यूजली। हाँ, आगे अभी हम पढ़ेंगे, ये जो बात कर रहा है वो इस चौथे पॉइंट की बात कर इनकी। कह रहे हैं फिर आगे इनको भी मेरे बच्चे जो वोटिंग राइट मिलते हैं जनरल मीटिंग में वोट कास्ट करने के लिए, वो भी इनकी क्लासेस के लिहाज से मजीद डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक बंदे ने क्लास ए के शेयर खरीदे, ऑर्डिनरी शेयर की क्लास ए। अच्छा, पेपर के अंदर वो बोल देंगे ना, क्लास ए, बी, सी, डी, इस तरह करके, ये क्लासेस हैं डिफरेंट तरह की, वहां पे परेशानी हो जाना आपने। अगर वो मान लो कि वो कह रहा हो कि ऑर्डिनरी शेयर्स की क्लास ए है, बी है, सी है, तो ठीक है भाई, है, हो सकती है क्लास ए के जो शेयर्स हैं, मान लो कि अगर कोई एक शेयर खरीदेगा उसको 2 वोट मिलेंगे, कोई बुरी बात नहीं, ठीक हो गया। क्लास जो बी है उसके 2 शेयर खरीदेंगे तो फिर 1 वोट मिलेगा। क्लास सी के कम से कम 5 शेयर खरीदोगे तो 1 वोट मिलेगा। इस तरह करके हो सकता है, याद रखोगे मेरे बच्चों। उसके बाद डिविडेंड राइट।
कहते हैं जो प्रेफरेंशियल होल्डर है इनको सबसे पहले हम पहले डिविडेंड देंगे, जो भी प्रॉफिट आया करेगा जिस साल का, सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंशियल होल्डर है, उनको इस साल का और पिछले सालों का मिला के डिविडेंड दे दिया करेंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड डिविडेंड ड्यू था वो और इस साल का मिला के हम उनको पे करेंगे। अगर उसके बाद अगर कुछ बच गया, अज्यूम कर लो इस साल जो हमारा प्रॉफिट आया मेरे बच्चे वो था 1 मिलियन का, 1 मिलियन का, और जो प्रेफरेंशियल होल्डर का डिविडेंड बनता था सारा अगला पिछला मिला के वो बनता था मेरे बच्चे 9,80,000। ये प्रेफरेंशियल होल्डर का डिविडेंड बनता था अगला पिछला सारा मिला के। तो मेरे बच्चे बाकी कितना बचा? 20,000। ये ऑर्डिनरी शेयर में डिवाइड कर दे देंगे। इसको कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, जो बचा खुचा प्रॉफिट होगा वो और ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। याद है ना वो बात बिरयानी वाली? ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वाइंडिंग अप के मौके पे, वाइंडिंग अप के मौके पे क्या शुरू करना है मेरे बच्चे? जो प्रेफरेंशियल होल्डर होंगे जितने उन्होंने शेयर लिए होंगे, क्योंकि वाइंडिंग अप में होता क्या बोला, उस कंपनी के सारे एसेट्स को इकट्ठा करके लिक्विडेट करके सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रेडिटर्स को पे करते हैं। क्योंकि अब तो मेरे बच्चे हम कर सकते हैं ना, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, एक घर में क्या पकी है? घर में बिरयानी पकी है, और घर में 3 तरह की पार्टीज हैं। एक तो मेरे बच्चे घर वाले लोग हैं, घर वाले जो लोग हैं वो 2 तरह के, एक है खातून खाना, एक है उसका हस्बैंड और उसके बच्चे। मान लो ये एक पार्टी, ये 2 पार्टी, और तीसरी पार्टी हमने डिस्कस किया था कि घर में मेहमान भी आए हुए। हमने कहा कि अगर घर में बिरयानी पकी है, मुझे बताओ ये बिरयानी सबसे पहले कौन खाएगा? हमने कहा कि सबसे पहले मेहमान। ये होते हैं वाइंडिंग अप के मौके पे क्रेडिटर्स। सबसे पहले हमने किनको पे करना? क्रेडिटर्स को। अच्छा, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद एसेट्स में से अगर कुछ बच जाए मेरे बच्चे, वो इनमें से बताओ किनमें से किनको मिलेगा? हस्बैंड और बच्चे, ये एक पार्टी है ना, तो समझ लो मेरे बच्चे ये क्या है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। लेकिन इनको जो पे कर रहा है वो ध्यान रखना है, इनको नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स इन्होंने लिए होंगे, मान लो कि इन्होंने जो शेयर लिए होंगे वो लिए हैं 1,000 शेयर्स, और उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 10 रुपए, और जो इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी उस वक्त वो थी मेरे बच्चे 50 रुपए। इनको लग रहा था हमें 50,000 मिलेगा, बस जबकि इनको कितना मिला गया? 10,000 रुपए। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। वाइंडिंग अप के मौके पे जब भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके शेयर्स वापस लेकर पैसा दे रहे होते हैं, वो नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से ही देते हैं, याद रखोगे, मार्केट वैल्यू के लिहाज से नहीं। वाइंडिंग अप के मौके पे भी मेरे बच्चे जब हम शेयर वापस लेंगे इनसे, उस वक्त बड़ा पैसा पड़ा होगा मान लो कि हमारे पास, लेकिन इनको जो पैसे देंगे वो मेरे बच्चे नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से जो हमने लिए थे वो ही वापस करेंगे। मार्केट वैल्यू चाहे जो मर्जी हो, मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू क्या हो 5 रुपए, लेकिन आपने मेरे बच्चे आपने 10 रुपए के लिहाज से उनके पैसे वापस करने हैं, याद रखोगे इस बात। और जो बाकी बच गया वो सारा किनका है? वो और शेयर होल्डर्स का, जो खातून खाना यहाँ पे। वैसे समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल ली ले बेटा। तो ये याद रखिएगा ये दोनों बातें थोड़ा। उसके बाद कहता है कि बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ये मैंने आपको बताया था, ये अकेला सवाल ही मेरे बच्चे को पेपर में पूछ लेंगे कि बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस बताओ ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स की। यानी कि ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स की हम क्लासेस किस किस बेस पे बना सकते हैं। ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है 4 से 6 नंबर का, जो आपसे पूछ लेगा बेटा। अगर हम बात करते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासेस है, यानी कि हमने डिस्कस किया ये तो 2 काइंड है, इनमें आगे मजीद क्लासेस बना सकते हैं। तो सर क्लासेस कौन कौन सी बनेगी? कहता है जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी 6 क्लासेस हो सकती है। 6 क्लासेस कौन सी? अक्यूमुलेटिव बेस पे हो सकते हैं, हो सकता है अक्यूमुलेटिव बेस पे ना हो, है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये 2 क्लासें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, एक क्लास ए है एक क्लास बी है प्रेफरेंस शेयर्स की। क्लास ए में जो डिविडेंड मिलेगा अक्यूमुलेशन बेस पे मिलेगा, जो क्लास बी है इसमें अक्यूमुलेशन बेस पे नहीं मिलेगा, याद रखोगे। तो अक्यूमुलेशन बेस पे आप 2 क्लासें बना लो, अक्यूमुलेटिव और नॉन अक्यूमुलेटिव। इसी तरह मेरे बच्चे रिडेम्पशन की बेस पे, रिडेम्पशन क्या होता है? वापस करके पैसे ले लो, उसकी बेस पे 2 क्लासें बना लो। ये रिडीमेबल है, ये इरिडीमेबल है, इनको वापस करके पैसे मिल जाएंगे, इनको वापस करके पैसे नहीं मिलेंगे। ये जब तक कंपनी रहेगी ये आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी यहाँ पे, हाँ किसी को बेचना है तो बेच लो। तो रिडेम्पशन की बेस पे या कन्वर्जन की बेस पे कि भाई आप चाहो तो इन शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करवा लेना, और ये जो क्लास लोगे इसमें ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन नहीं है, तो उस की बेस पे 2 क्लासेस बना लो। तो 6 क्लासेस हम इनकी बेस पे बना सकते हैं, समझा रहा हूं आपको। तो 3 बेसिस हैं प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासेस बनाने के लिए, रिडेम्पशन, कन्वर्जन और अक्यूमुलेशन। इसी तरह जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनकी क्लासेस वोटिंग राइट की बेस पे, डिफरेंट वोटिंग राइट कर दो, 1 शेयर 1 वोट, वो तो नॉर्मली होता है, 1 शेयर 2 वोट भी कर दो, 4 शेयर 1 वोट कर दो, जो मर्जी कर दो, या वोटिंग राइट डिस्प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप शेयर वैल्यू, वही जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद डिफरेंट राइट ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की राइट की बेस पे जो इस क्लास के शेयर खरीदेगा उसको मान लो कि 10% डिविडेंड मिलेगा, 10% ज्यादा मिलेगा या 5% कम मिलेगा, इस बेस पे भी आप बना सकते हो। या डिफरेंट राइट ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ राइट इशू, राइट इशू हमने डिस्कस किया था क्या होता है बोला
कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी, सबसे पहले करंट शेयर होल्डर का राइट होता है कि उनको ऑफर किए जाए। उनके इस राइट को क्या बोलते हैं? राइट इशू। तो मेरे बच्चे आप कह दो कि जो जो इस क्लास के शेयर खरीदेगा और शेयर, उनको राइट इशू नहीं मिलेगा। यानी कि जब भी हम नए शेयर ऑफर कराया करेंगे, सब बाहर जाके बेचा करेंगे, आपको ऑफर ही नहीं करने। या ये जो क्लास खरीदेगा उसको राइट इशू भी है, यानी कि जब भी नए शेयर ऑफर करेंगे पहले आपको भी ऑफर करेंगे। या मेरे बच्चे डिफरेंट राइट ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ बोनस शेयर, भाई इस क्लास को बोनस शेयर मिलेंगे कभी फ्यूचर में, अगर देंगे इनको नहीं मिलेंगे। इस बेस में मेरे बच्चे इंतहाई इंपॉर्टेंट। तो बेटा वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, जब ये पढ़ेंगे मेरे बच्चे तो हम पुरानी बात वहीं से शुरू करेंगे। आर्टिकल्स मेरे बच्चों ने याद करने का तरीकाकार, यानी कि उनको चेंज करने का तरीकाकार पढ़ा था, आर्टिकल्स को चेंज करने का तरीका। तो मेरे बच्चे बताओ, अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स को चेंज करना चाहती है, अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल एसोसिएशन को चेंज करना चाहती है मेरे बच्चे, मुझे बताओ इसको कैसे चेंज करेगी? कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और कर ले चेंज। हाँ, अगर तो इस स्पेशल रेजोल्यूशन से किसी के राइट इफेक्ट नहीं हुए, किसी के राइट इफेक्ट नहीं हुए, सब सही है, तो फिर जो चेंज करना चाहते हो तो जाके कर लो। लेकिन अगर इससे किसी के राइट इफेक्ट हो गए हैं, कोई लोग इस रेजोल्यूशन से क्या है, जो आप आर्टिकल में चेंज करने के लिए रेजोल्यूशन लेकर आए हो, उस आर्टिकल में चेंज की रेजोल्यूशन से कुछ लोग क्या है, नाराज हैं, तो फिर मेरे अगर राइट इफेक्ट हुए, तो हमने डिस्कस किया था, तो इफेक्टेड क्लास क्या करेगी, अपनी लहदा मीटिंग बुलाएगी। उस मीटिंग में अगर 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन के फेवर वोट दे देती है, तो फिर जाके आप चेंज कर लो। याद है मेरे आर्टिकल्स को चेंज करने का तरीका यहाँ पे रुक गया था, यहां से आगे बात नहीं हमने की, यही तरीका था। लेकिन अब मेरे बच्चे यहां से बात आगे शुरू हो। मेरे बच्चे जो शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं ना, ये सारे आर्टिकल्स में लिखे होते हैं, किस बंदे का क्या राइट है, जो भी है, कौन सी क्लासेस होंगी, अगर कौन सी क्लास को फिर आगे क्या राइट है, ये सारी बातें कहां पे लिखी होंगी? मेमोरेंडम में तो जगह नहीं होती, ये सारी बातें हमने आर्टिकल्स में लिखी हुई। मेरे बच्चे जब आर्टिकल्स के अंदर ये शेयर होल्डर्स के राइट्स लिखे होंगे, अगर हम किसी क्लास के राइट चेंज करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या चेंज कर रहे होंगे? आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी क्लास के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कोई क्लास है, उसके राइट चेंज करने, जिसको हमने क्या रखा था ना, एक शेयर के बराबर 2 वोट मिलेंगे, हम वो खत्म करने जा रहे हैं, हम कहते हैं एक शेयर का बराबर 1 वोट ही मिलेगा, राइट चेंज करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी क्लास के, चाहे वो ऑर्डिनरी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो, अगर आप राइट चेंज करना चाहते हो, तो हकीकत में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे। जब आप आर्टिकल चेंज करते हो, तो वही बात मेरे बच्चे, सबसे पहले क्या करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप राइट जब चेंज करने जाते हैं, तो हमने कहा था अगर उसे राइट इफेक्ट ना हो, यानी कि आपने कोई अच्छा वो इजाफा ही किया राइट्स में, कमी नहीं की किसी के, किसी का कोई हकूक नहीं मारे आपने, तो फिर तो मेरे बच्चे अगर किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो जो राइट आपने चेंज किए तो अच्छी बात है, अगर अच्छे राइट चेंज किए, लोगों को हकूक ज्यादा दिए। लेकिन मेरे बच्चे अगर किसी का आपने नुकसान कर दिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, राइट ऐसे चेंज करने जा रहे हो जिससे कोई खास क्लास इफेक्ट हो गई हो, अब मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, फिर इफेक्टेड क्लास क्या करेगी? अपनी एक मीटिंग बुलाएगी। अपनी मीटिंग में अगर 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन की फेवर वोट दे देती है, तो ये रेजोल्यूशन, लेकिन अभी रुक जाओ, फिर अब बात यहां तक तो आर्टिकल्स वाली होगी। कहता है कि स्टिल अभी भी, ये काम होने के बाद भी, अगर अभी भी कुछ लोग नाराज हो इस रेजोल्यूशन से, उनको लग रहा है कि नहीं नाइंसाफी हुई है, चाहे वो लोग रेजोल्यूशन पास करवाने में शामिल थे, ये वाली भी और ये वाली 3/4 वाली भी, चाहे लोग इसमें शामिल थे, वो उस वक्त शुरू में वोट दे रहे थे, इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को इस रेजोल्यूशन के ऊपर एतराज हो, मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। कह रहे जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, उस दिन के 30 दिन के अंदर ये लोग कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, लेकिन इनके पास 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। और अगर ये कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, 10% मेंबर, तो कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और फिर मेरे बच्चे, कोर्ट जब फैसला करेगा, वो दो तरह की चीजों को, दो चीजों में से कोई एक चीज साबित कर दो कोर्ट में, कोर्ट इनकी फेवर में फैसला कर देगा। दोबारा देखो मेरे बच्चे, हम कह रहे हैं कि सर आर्टिकल्स में हम चेंज करना चाह रहे हैं, और आर्टिकल में मान लो कि अगर कोई ऐसा चेंज कर दिया, तो वो तो हमें समझ आ गई कि राइट इफेक्ट नहीं हो रहे, तो ठीक हो गया। हमने आर्टिकल में कोई ऐसी अल्टरेशन की है, उस अल्टरेशन से मेरे बच्चे राइट इफेक्ट हुए हैं, राइट इफेक्ट हुए हैं। तो राइट इफेक्ट हुए, हमने क्या कर लिया, उस जो क्लास इफेक्ट हुई थी, उनकी 3/4 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करवा के मेरे बच्चे हमने क्या कर लिया, इस रेजोल्यूशन की फेवर में ले आए। ये जो रेजोल्यूशन अल्टरेशन के लिए लेकर आए थे, उस रेजोल्यूशन की फेवर में हमने 3/4 मेजोरिटी हासिल कर ली। लेकिन अब हम अगली, ये रेजोल्यूशन आज पास हुई है, मान लो आज ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, और उसके बाद हमने क्या किया, कुछ दिनों के बाद ये इनकी 3/4 मेजोरिटी भी जो इफेक्ट हुए थे, वो भी हासिल कर ली। कहता अभी भी कुछ लोग नाराज बैठे होंगे,
वो जो नाराज लोग हैं उनके पास 30 दिन रेजोल्यूशन पास हुई थी। आज अगर रेजोल्यूशन पास हुई है तो आज के 30 दिन है कि वो कोर्ट में जाके अपील करें। और इनके पास कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए? वोटिंग पावर नहीं है, ये शेयर होल्डिंग है। वो शेयर होल्डिंग क्यों बोला? क्योंकि प्रेफरेंस वाले भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। वोटिंग पावर तो फिर ऑर्डनी वही जाएंगे ना, जनरल वो जो ऑर्डनी जो शेयर होल्डर है। तो 10% शेयर होल्डिंग वाले या 10% मेंबर ये कोर्ट में चले जाए। जब कोर्ट में जाएंगे मेरे बच्चे, अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो करेगा, और उसमें कोर्ट में कहता है वो दो बातों में से कोई एक बात साबित करे। एक ये साबित कर दो या एक ये साबित कर दो। ये है क्या? पहली कहता कि मेंबर कोर्ट में ये साबित कर दें, सर ये रेजोल्यूशन जब इन्होंने पास करवाई है ना, हो सकता हम वो कहेंगे यार आप लोगों ने तो वोट दिया था रेजोल्यूशन के फेवर में। कहते सर इन्होंने जब रेजोल्यूशन पास करवाई है, चाहे ये वाली थी चाहे ये वाली थी, इन्होंने जब रेजोल्यूशन पास करवाई है हमसे कुछ फैक्ट्स छुपाए। अगर वो फैक्ट्स हमें डिस्क्लोज कर देते, हम कभी भी इस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट ना करते। अब कंपनी भी तो वहां पे खड़ी होगी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। कंपनी ने कहा कि सर बकवास कर रहे हैं, इनको सारा बताया था। जज साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि बात तो ऐसी है भाई, सारा डिस्क्लोज किया था इन्होंने, छुपाने वाला मामला तो नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट आप साबित कर ही नहीं सके, डिस्क्लोजर वाला मामला तो साबित कर नहीं सके कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कुछ। अब आपके पास दूसरा है कि सर जो मर्जी है साबित कर दो, ये जो रेजोल्यूशन है ये हमारे लिए प्रेजुडिशियल है, नुकसानदेह है। तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट साबित कर दो, तो कोर्ट क्या करेगा? इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करा दे। याद रखोगे मेरे बच्चों, इंतहाई है, सुपर डुपर इंपोर्टेंट। अगर आपने शेयर होल्डर के राइट चेंज करने हो तो राइट चेंज करने का तरीकाकार क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आर्टिकल्स को चेंज करो। लेकिन अगर उसे खास क्लास इफेक्ट हुई हो तो फिर जाहिर बात वो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं होगी, अनलेस के आप 3/4 मेजोरिटी से इफेक्टेड क्लास की वो भी फेवर ले लो। उसके बाद कहता कि अगर स्टिल उनकी फेवर मिल भी गई हो, लेकिन अभी भी मेरे बच्चे 10% शेयर होल्डिंग वाले लोग क्या कर सकते हैं? वो 30 दिन के अंदर, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुई थी, 10% शेयर होल्डिंग वाले लोग कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगली बात, ये भी छोटी सी बात याद रखना, कहता है अपील कौन करेगा? कहता है चाहे सारे चले जाएं चाहे कोई एक चला जाए, सबके बिहाफ पे। यानी कि बाकी लोग इन राइटिंग एक बंदे को नॉमिनेट कर देंगे, बंदा हमें रिप्रेजेंट करेगा। याद रखोगे मेरे बच्चों? उसके बाद मेरे बच्चे बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजन, दो दो बेसिस है। एक तो साबित कर दें वहां पे इन्होंने, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करवाते वक्त कुछ फैक्ट्स विद हेल्ड किए थे, छुपाए थे। अगर ये नहीं कर पा रहे, या लिखा हुआ एंड नहीं लिखा हुआ, या लिखा हुआ है, या मेरे बच्चे साबित कर दें कि सर ये हमारे लिए रेजोल्यूशन क्या है, ये जो चेंज है ये प्रेजुडिशियल है, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो मेरे बच्चे वो क्या करेगा? वो जाहिर बात है कोर्ट फिर इस बेस पे वो नल एंड वॉइड करार दे देगा, अगर ये साबित हो गया। और फिर मेरे बच्चे जो भी कोर्ट का फैसला होगा 15 दिन के अंदर हमने क्या करना है? रजिस्ट्रार को फाइल कर देना। तो बेटा अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम, इसको पढ़ने से पहले मेरे बच्चे थोड़ा सा हम दोबारा रिकॉल करते हैं मेमोरेंडम की क्लॉजेस। 5:30 बजे तक क्लास है ना? सही जा रहे हैं भैया। 4 बजे, अरे 1.5 घंटा पड़ा हुआ, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 शुरू हो जाएगा। ले बेटा जरा देखिएगा मेमोरेंडम की क्लॉजेस बताओ जल्दी करके। नेम क्लॉज, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन या अंडरटेकिंग क्लॉज। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, वहां पे हमने डिस्कस किया था जैसे लायबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं हो जाती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अंडरटेकिंग ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसे मेरे बच्चों ये 4 चेंज हो सकते हैं। नेम क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार पढ़ लिया था हमने। स्पेशल रेजोल्यूशन, रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस के नाम चेंज हो गया, 90 दिनों तक पुराने नाम को नए नाम के साथ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पुराने नाम से नए नाम पे, और जो केसेस थे वो सारे नए नाम पे। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार सीखा। स्पेशल रेजोल्यूशन, एससीसीपी के पास, एससीसीपी मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर एससीसीपी का कोई बंदा क्या करेगा? उसकी कॉपी कंपनी को भी दे देगा, और अथॉराइज जो कॉपी होगी वो कंपनी को मिल जाएगी और रजिस्ट्रार को भी। फिर कंपनी ऑर्डर के ही 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को चेंज मेमोरेंडम, अल्टर्ड मेमोरेंडम जमा करवा देगा, जिसमें जारी बात है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज हुई होगी। फिर मेरे हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज करने का तरीका का। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, चेंज कर लो,
और बस जो चेंज मेमोरेंडम है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को फाइल कर दो। हाँ, एक चीज हमने देखी थी कि हो सकता है जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लॉ चेंज करो नाम भी चेंज करना पड़ जाए, तो फिर नाम भी चेंज करें। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस यानी कि जो भी नाम और काम आपस में कमेंसुरेट करना चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चे आज आखिरी जो रह गया था हमारा चौथा, हमने कहा था ना कि दो मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ले बेटा, हमने डिस्कस किया था कि दो चीजें हैं, जो दो चीजें हैं उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होती है। एक तो नेम क्लॉज के लिए मेरे बच्चे रजिस्ट्रार से, और जो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज है एससीसीपी से। इसके बाद ये जो दो हैं ये हमने डिस्कस किया घर का मामला है, क्योंकि चार ही क्लॉज चेंज होती है। एक में रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी नाम में, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में एससीसीपी से। दो घर का मामला है, इसको रेजोल्यूशन पास करो स्पेशल, चेंज करके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को अपडेट कर दो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पेपर में ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, जब क्लॉज चेंज करने की बारी आती है तो हम वहां पे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या होना। तो बेटा, अब जो चीज चेंज करते थे, जैसे अगर आपको नेम क्लॉज चेंज करने का याद हो, नेम क्लॉज चेंज करते थे भाई, नेम क्लॉज में पहले देखते हैं ना लिखा क्या है? वहां पे लिखा हुआ था मान लो कि CFE। अब हमने कर दिया अपना नाम आई कैप, जारी बात है नाम में जो लिखा नाम ही चेंज होना ना। तो मेरे बच्चे जो चीज क्लॉज में लिखी होगी वही चेंज होती है। जैसे रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में लिखा हुआ था, मान लो कि हमारा ऑफिसर लाहौर में पंजाब लिखा हुआ था, अब हम चले गए वहां पे सक्खर, तो अब हमें वहां पे सिंध करना। तो चेंज जो चीज लिखी है वही चेंज होनी है। तो अगर हम ये जो मेमोरेंडम क्लॉज, सॉरी ऑथोराइज कैपिटल की क्लॉज चेंज करने जा रहे होंगे, तो मेरे बच्चे इसके लिए भी तो सबसे पहले ये देखो ऑथोराइज कैपिटल में लिखा क्या है, उसी को चेंज करना है। याद है हमने डिस्कस किया ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज में हम लिखते हैं इस कंपनी का टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितना है, उसको कितने नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किया गया है और पर शेयर वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, हमने एग्जांपल लिया करते थे 1 लाख हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, उसको हमने 10,000 शेयर्स में, जिसकी वैल्यू क्या है 10 रुपए। ये तीन बातें लिखी हुई हैं। अब जब हम चेंज करेंगे मेमोरेंडम को, चार तरीकेकार है मेरे बच्चे ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के। ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के कितने तरीके हैं? चार। अब 4 नंबर का पूछ लेगा वो आपसे, चलो 5 का पूछेगा, क्योंकि सबसे 1 नंबर जो किसका होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन का। उसके बाद 4 पॉइंट है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, दो इसमें चेंज है और दो इसमें चेंज है। ये ऑटो पे लगा होता है मेरे बच्चे, ये ऑटो पे, इधर से कोई चेंज होगा इधर आ जाएगा, इधर से कुछ चेंज होगा इधर आ जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे बच्चे अगर हम बात करें, हाँ एक चेंज इसका जो चेंज है ना वो एक इधर से भी आएगा। खैर जरा देखिएगा, कहता है ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को अगर आपने चेंज करना है तो सबसे पहला कहता है कि आप ऐसा कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। तो आपने 1 लाख रुपया लिखा हुआ था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पे 1.5 लाख कर बढ़ा लो ऑथोराइज कैपिटल को। जब ये बढ़ाओगे शेयर्स की वैल्यू तो वही है 10 रुपए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 15,000। बात समझ आ रही है? तो एक पहला पॉइंट हमें समझ आ गया, ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कैपिटल की अमाउंट को बढ़ा दो। उसके बाद दूसरा, हम इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख लिखा हुआ है, हम इसको ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा करते हैं 80,000 कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये जो 80,000 करेंगे ना, ऐसे नहीं कर देंगे पकड़ के 80,000, कहता नहीं, कहता है अगर ऑथोराइज कैपिटल की जो अमाउंट है उसको कम करना है, तो जो अभी तक आपके पास अनइशूड शेयर पड़े हुए हैं, जो किसी ने नहीं लिए हुए अभी तक आपके पास ही पड़े हुए हैं, आपने इशू किए हैं, अगर इशू किए भी थे कोई लेने नहीं आया, आपके पास अजाफी पड़े हुए, उन इस शेयर्स को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। कैंसिल करके मान लो कि हमने क्या किया मेरे बच्चे, हमारे पास 2,000 शेयर्स अजाफी पड़े हुए थे, हमने इन 2,000 शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 2,000 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से 10 रुपए, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, नॉमिनल वैल्यू कितने का था एक शेयर, 10 रुपए का। तो हमने 10 रुपए 2,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बड़ा, 20,000। ऐसे में बच्चे 2,000 शेयर्स को कैंसिल किया 10 रुपए वाले, तो कितनी अमाउंट आ गई, 20,000। तो हमने क्या किया, 20,000 से कैपिटल कम कर दिया। देखो सादी सी बात, कहते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करना है, पहला पॉइंट किस चीज का होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन का। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 4 तरह से तब्दीली कर सकते हो। सिंपल क्या कर दो, एक तो ये जो ऑथोराइज कैपिटल है इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर दो, लाख से हमने 1.5 लाख कर दिया, या इसको ऐसा कर दो, हम कहते हैं कि 80,000 कर देते, लेकिन 80,000 ऐसे नहीं होगा। जो अभी तक अनइशूड शेयर पड़े हुए आप उनको कैंसिल करके, फिर जितनी अमाउंट बनेगी नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से, जो कैंसिल किए शेयर नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से जितनी अमाउंट बनेगी उतनी से इसको कम कर। हमारे पास वो 20,000 बना था, हमने 20,000 से इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, 80,000 रह गया, इस तरह कम कर दो। दो चीजें होगी। अब इधर आते हैं, 10 रुपए हमारी
एक शेयर की वैल्यू थी। हम चाहते हैं यार बहुत कम रख रखी है हमने, ऐसा करते हैं इसको ना 20 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन वो 20 रुपए में ऐसे नहीं करेंगे, वो कहता है कि ऐसा करते हैं 10-10 रुपए के ना, 10-10 रुपए के दो शेयर्स को कंसोलिडेट कर देते हैं। यानी कि शेयर्स को सबको आपस में कंसोलिडेट करो। और पहले हमने 10-10 रुपए में डिवाइड किया हुआ था, अब कितने में डिवाइड कर दो, 20 रुपए में। यानी कि दो शेयर्स को कंसोलिडेट करके 20 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर दो। क्या रखोगे मेरे बच्चों, ये एक तरीकाकार है। इससे मेरे बच्चे क्या होगा, हमने दो शेयर्स को कंसोलिडेट करके 20 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया। इसमें ये कैपिटल तो लाख ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने रह जाएंगे, वो 5,000 रह जाएंगे। क्या लोगों के राइट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर एक मिस्टर ए है, उसने इस कंपनी के 100 शेयर लिए हुए थे, 10 रुपए का एक शेयर, उसकी इन्वेस्टमेंट थी 1,000 की, अब उसका कोई फर्क पड़ेगा? उसके बाद शेयर कितने रह जाएंगे, 50, लेकिन शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो ओवरऑल फर्क कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 1,000। याद रखोगे, लोगों के राइट्स चेंज नहीं होंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने क्या किया था, दो शेयर्स को कंसोलिडेट करके बड़ी अमाउंट के शेयर में डिवाइड किया। इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। ये जो 10 रुपए का शेयर था, हम इसको मजीद सब डिवाइड भी कर सकते हैं 5-5 के शेयर में। ऐसे कर दो, जब 5-5 के शेयर में डिवाइड करोगे इसको मजीद, तो मेरे बच्चे ये शेयर्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, तादाद कितनी हो जाएगी, 20,000। ये तो इतना ही रहेगा। तो ये 4 तरीके हैं सादा। अथवाइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सिंपल इंक्रीज कर दो, या शेयर्स को कैंसिल करके डिक्रीज कर दो। ये अल्फाज इतना सिंपल करके लिख देना यार। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट को इंक्रीज कर दो, एक पॉइंट। दूसरा, शेयर्स को कैंसिल करके, जो अभी तक अन इशूड है पड़े हुए, कैंसिल करके उनकी नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से ऑथराइज कैपिटल को डिक्रीज कर दो, या शेयर्स को कंसोलिडेट करके बड़ी अमाउंट के शेयर में डिवाइड कर दो, या शेयर्स को मजीद सब डिवाइड या डिवाइड या सब डिवाइड कर दो। इस तरह के अल्फाज भी लिख देना। अब मेरे चाहिए 4 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले क्या करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 4 तरीके हैं, इंक्रीज कर दो। इसके ए के बाद सीधा डी पढ़ो। जो शेयर्स मेरे बच्चे अभी तक किसी ने नहीं लिए, हमने इश्यू नहीं किया किसी को, आप क्या कर दो, उनको कैंसिल कर दो। कैंसिल करके उनकी नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से जितनी अमाउंट बनती होगी उतनी अमाउंट से अपना जो शेयर कैपिटल उसको क्या कर दो, डिमिनिश कर दो। याद रखोगे, जैसे हमारे पास 2,000 शेयर इजाफी पड़े हुए थे जो किसी ने लिए नहीं, अब वो हम कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैंसिल कर दो। 10 रुपए का एक शेयर था, 20,000 से हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल कम कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे वो जो 10 रुपए का शेयर था, हमने 10 रुपए के दो शेयर्स को कंसोलिडेट किया और डिवाइड कर दिया उसको कितने में, 20 पे। यानी कि दो शेयर्स को जमा करके बड़े पे डिवाइड कर दो। अल्फाज कुछ इस तरह के हैं ताकि समझ आ जाए पढ़ते हुए। याद रखोगे, कंसोलिडेट करके हमने उनको बड़ी अमाउंट के शेयर में डिवाइड कर दिया, इस तरह भी कर लो। या आप जो 10 रुपए का शेयर था उसको मजीद क्या कर दो, आप उसको सब डिवाइड कर दो, 5-5 में, 2 में कर दो। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो ये 4 तरीके कार है मेरे बच्चे। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, कह रहा है द कंपनी शैल फाइल रेजोल्यूशन एंड अल्टर कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम टू रजिस्ट्रार। अच्छा, यहाँ पे 30 दिन नहीं है, ये याद रखना। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में हम चेंज मेमोरेंडम 30 डेज में जमा करवाते थे, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉपी ऑफ मेमोरेंडम 15 दिन में जमा करवानी है। 15 दिन नहीं लिखे हुए यहाँ पे, ये 15 दिन ही रखने हैं मेरे बच्चों, याद रखो। और वैसे भी आखिर में भी जाके पढ़ेंगे ना, रेजोल्यूशन हम वैसे 15 दिन में जमा करवाते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन जब जब पास हो रही होती है 15 दिन में जमा कराते हैं, लेकिन वहाँ पे 30 रखा हुआ तो 30 ही रखना, जो चीज़ जहाँ पे लिखी हुई। नहीं समझे? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में मेमोरेंडम चेंज करके कितने दिन में जमा करना, 30 डेज में। यहाँ पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉपी ऑफ मेमोरेंडम मतलब चेंज मेमोरेंडम 15 दिन के अंदर। नो इफेक्ट ऑन राइट्स, वही बात मेरे बच्चे, ये जो सब डिवीजन होगी, कंसोलिडेशन होगी, वो अगर मान लो कि हमने दो शेयर, जो 10-10 रुपए का शेयर था, उसको हमने 5-5 के दो शेयर में डिवाइड कर दिया। एक बंदा जिसके पास 100 शेयर थे, 10 रुपए का उसने एक शेयर लिया हुआ था, तो कितना लगा हुआ था उसका, 1,000। अब उसके शेयर बढ़ के कितने हो जाएंगे, 200। लेकिन शेयर कितने का रहेगा, 500 का, लेकिन अमाउंट तो उसकी कितनी रहेगी, 1,000। यार हो गई, वो खत्म हो गई। एक बच्चा कह रहा था सर आज ना 2 ब्रेकें करो, लेकिन उसको नहीं पता आज हम 3 ब्रेक्स करेंगे।